देखिए, योगी सरकार हमेशा से ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती आई है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पिछले साल संभल में हुई हिंसा के बाद एक एक कर साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसा गया और आज भी कार्रवाई जारी है। जिन लोगों ने समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ बुलडोजर चला, संपत्तियां जब्त की गई और सख्त कानूनी कदम उठाए गए। योगी सरकार का कहना है, अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो और अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून सब पर बराबर चलेगा। और यही वजह है कि संभल हिंसा के दोषियों पर अब कोई नरमी नहीं है, बल्कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार का संदेश साफ है, अगर कोई प्रदेश की शांति बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ वही जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी, जिसके तहत ना तो अपराधी बचता है ना अपराध। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। संभल हिंसा के साजिशकर्ता पर बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले साल नवंबर में अचानक सुर्खियों में आ गया। 24 नवंबर 2024 की वो तारीख जब शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान शहर का माहौल अचानक अशांत हो गया। लोगों के जहन में अब तक ताज़ा है। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ा कि पथराव, आगजनी और हथियारों के इस्तेमाल ने पूरे इलाके को दहला दिया। 4 निर्दोष लोगों की मौत हुई, जबकि 29 पुलिसकर्मी और कई आम नागरिक घायल हुए। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पुलिस जांच के अनुसार ये एक सुनियोजित साजिश थी। एक ऐसी साजिश जो देश की सीमाओं से बाहर बैठा एक व्यक्ति रच रहा था। नाम था शारिक साटा। शारिक साटा संभल का रहने वाला वो व्यक्ति है जो 3 दशकों से अपराध की दुनिया में सक्रिय बताया जाता है। इस पूरी हिंसा का कथित मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। पुलिस के अनुसार उसने विदेश, खास तौर पर दुबई से अपने गुर्गों को हिंसा भड़काने के निर्देश दिए। उसकी साजिश का मकसद न केवल माहौल को खराब करना था, बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना भी था। साटा ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपने नेटवर्क के जरिए हिंसा की जमीन तैयार की। देखते ही देखते शहर के कई हिस्सों में उपद्रव फैल गया। योगी का उपद्रवियों पर शिकंजा। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की योजना बहुत बारीकी से बनाई गई थी। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय नेटवर्क तक हर स्तर पर उकसाने का काम हुआ। जब हिंसा शुरू हुई तो भीड़ अचानक बहुत बड़ी दिखी। ये दिखाता है कि ये सब पूर्व नियोजित था। हिंसा में भाग लेने वाले कई लोगों के मोबाइल फोन डेटा, कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट से ये साफ हुआ कि वो साटा गैंग के संपर्क में थे। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि दुबई से साटा अपने गिरोह के कुछ सक्रिय सदस्यों के जरिए फंडिंग कर रहा था और हिंसा के लिए हथियारों की सप्लाई तक करवाई गई थी। बर्क की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, जिसने अब तक 85 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी सामने आया था, जिन पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। जी हां, पुलिस की 1200 पन्नों की चार्जशीट में विस्तार से बताया गया है कि साटा गैंग ने किस तरह योजनाबद्ध तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया। चार्जशीट के मुताबिक साटा न केवल हिंसा के पीछे था, बल्कि लंबे समय से एनसीआर और यूपी के कई जिलों में वाहन चोरी, फिरौती और अवैध कारोबार से जुड़े गिरोह का संचालन कर रहा था। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कहा कि साटा इस मामले का मुख्य षड्यंत्रकारी है। उन्होंने बताया कि वो हिंसा के बाद देश छोड़कर भाग गया और तब से फरार है। पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उसके आवास पर नोटिस चिपकाया गया और लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। अब पुलिस इंटरपोल और सीबीआई जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि शारिक साटा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सके और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस का मानना है कि साटा दुबई या किसी अन्य खाड़ी देश में छिपा है और वहीं से वो अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा है। शारिक साटा पर दर्ज मामलों की संख्या भी चौंकाने वाली है। उसके खिलाफ अब तक 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट, धमकी, रंगदारी और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम की धारा 15 के तहत उसकी 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। योगी आदित्यनाथ सरकार शुरू से ही कानून व्यवस्था पर अपनी सख्ती के लिए जानी जाती है। संभल हिंसा के बाद भी सरकार ने उसी सख्त नीति का पालन किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और यही कारण है कि इस मामले में एक एक आरोपी पर शिकंजा कसा जा रहा है। साटा जैसे अपराधियों पर कार्रवाई न केवल कानून की जीत है बल्कि ये संदेश भी है कि यूपी में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची है। सरकार की नीति 0 टॉलरेंस पर आधारित है। चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा हो या संगठित अपराध, सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। संभल हिंसा की जांच में कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिन्होंने दिखाया कि अपराधी किस तरह से विदेशों से बैठे बैठे राज्य की शांति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। साटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अफवाहें फैलाने, लोगों को भड़काने और फंडिंग के जरिए हिंसा को हवा देने का काम किया। जांच एजेंसियों ने पता लगाया कि हिंसा से कुछ दिन पहले उसके कुछ खास गुर्गों ने इलाके में मीटिंग्स की थी और हथियारों की सप्लाई का इंतजाम किया था। हिंसा के दौरान भारी भीड़ के पास जो हथियार मिले वो सामान्य नहीं थे। ये सब किसी संगठित नेटवर्क के होने का सबूत थे। जांच में सामने आया कि साटा के गैंग का नेटवर्क यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ है। कई पुराने आपराधिक गिरोह उससे जुड़े हुए हैं। पुलिस को शक है कि वो विदेश में बैठे बैठे हवाला के जरिए पैसे भेजता था, जिनसे उसके लोग जमीन खरीदते थे और कारोबार चलाते थे। और यही वजह है कि पुलिस अब उसकी आर्थिक गतिविधियों की जांच में भी जुट गई है ताकि उसकी पूरी जायदाद जब्त की जा सके और उसके नेटवर्क को तोड़ा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जब तक शारिक साटा गिरफ्तार नहीं हो जाता ये मामला बंद नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि अब देश की जांच एजेंसियां भी पहले से कई ज्यादा मजबूत है। जिस तरह से यूपी पुलिस, सीबीआई और इंटरपोल मिलकर साटा को पकड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तैयारी कर रही है, ये दिखाता है कि अब अपराधियों को कहीं भी पनाह नहीं मिलने वाली। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद साटा की गिरफ्तारी केवल समय की बात मानी जा रही है। योगी सरकार की सख्त नीति ने अपराधियों में डर पैदा किया है, चाहे माफिया पर बुलडोजर चलाना हो या साटा जैसे गैंगस्टर की संपत्ति जब्त करना। सरकार ये साबित कर चुकी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। संभल हिंसा जैसे मामलों में सरकार न केवल तत्काल एक्शन ले रही है बल्कि ये भी देख रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। प्रशासन ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई है, कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस की गश्त को दोगुना किया गया है। वहीं आम लोगों के बीच शांति और भाईचारे के संदेश फैलाने के लिए स्थानीय धर्मगुरुओं और समाज सेवियों की मदद भी ली जा रही है। संभल की ये घटना भले ही 1 साल पुरानी हो, लेकिन इसका असर आज भी दिखता है। शहर के लोग अब भी उस दिन को भयावह यादों को नहीं भूल पाए हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि सरकार और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर है। योगी सरकार के 0 टॉलरेंस मॉडल ने लोगों में भरोसा बढ़ाया है कि अगर कोई अपराध करेगा तो बच नहीं पाएगा और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर जनता का रुख भी साफ है। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। संभल हिंसा की कहानी केवल एक घटना की कहानी नहीं है बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जो कानून और अपराध के बीच चल रहा है। एक तरफ सरकार और पुलिस है जो शांति बहाल करने में जुटी है और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो समाज को तोड़ना चाहती हैं। लेकिन हर बार जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जब किसी को अवैध संपत्ति जब्त होती है, जब किसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है तो ये साबित होता है कि न्याय की डोर अभी भी मजबूत है। आने वाले दिनों में शारिक साटा के खिलाफ कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। पुलिस ने पहले ही इंटरपोल से संपर्क किया है और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होते ही उसे किसी भी देश से गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये मामला केवल एक अपराधी को पकड़ने का नहीं है बल्कि उस मानसिकता को खत्म करने का है जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाती है। संभल की जनता अब यही चाहती है कि साटा और उसके जैसे बाकी अपराधियों को सख्त सजा मिले ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये सबक मिले कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।